रहते नहीं समझ पाए। और इसी चीज़ को रेखांकित किया है पुष्पमित्र जी ने उनकी अपनी इस किताब में गांधी का 47। मैं पुष्पमित्र जी से सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने गांधी का 47 क्यों लिखा, 47 के गांधी क्यों नहीं? ये सवाल तो है कि 47 ही गांधी क्यों नहीं लिखा, गांधी का 47 क्यों लिखा। दरअसल 47 साल जो 1947 है, आज़ादी का साल है हमारा, उसका हर किसी के लिए अलग अलग महत्व है और हर किसी ने उसको अलग अलग तरीके से देखा। राजनीतिज्ञ थे, चाहे वो कांग्रेस के हों या मुस्लिम लीग के हों, ये साल सत्ता का साल था कि उनको सत्ता मिलने वाली है। और इसके अलावा बंटवारे का साल था। मुस्लिम लीग खासतौर पर चाहता था कि वो अपना देश बांट के अलग ले ले, तो उनके लिए बंटवारे का साल था। कई लोगों के लिए संविधान का साल था कि संविधान कैसे बने, आगे का देश कैसे बने। लेकिन महात्मा गांधी का जो 47 था वो बिल्कुल अलग था। उनको न सत्ता की परवाह थी, न संविधान क्या बन रहा है उसमें दिलचस्पी थी, न बंटवारा कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है उसमें दिलचस्पी थी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी थी कि जिस भारत को आज़ादी मिल रही है उस भारत की आत्मा बची रही। और वो आत्मा जो थे कि आज़ादी के ठीक पहले जो बंटवारे की वजह से नफरत पूरे देश में फैला हुआ है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। और जिस अहिंसा ने इस देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के ठीक पहले देश में इतनी हिंसा हो रही है, ये उनको बहुत कचोटती थी। तो उन्होंने लगभग पूरा साल अक्टूबर 1946 से लेके अपने शहादत तक का पूरा वक्त सिर्फ इस कोशिश में लगाया कि लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करें, प्रेम से रहें, भाई के। मुस्लिम लीग के नेताओं को भी कहते थे कि अगर आपको पाकिस्तान चाहिए तो भाई की तरह पाकिस्तान ले लो, लड़के मत लो, प्रेम से ले लो। तो देश में प्रेम, भाईचारा और अहिंसा बची रहे, इसकी कोशिश उन्होंने की 47 में। इसलिए गांधी का 47 बिल्कुल अलग है। वो 47 सत्ता का 47 नहीं है, संविधान का 47 नहीं है, वो इस देश की आत्मा को बचाने का साल है। गांधी नोआखाली जाते हैं जब दंगा हुआ वहाँ। सुधीर चंद्र जी की एक किताब है गांधी एक असंभव संभावना। इस किताब में एक तरह से कहें कि गांधी जी की दैनिक भी है जो उन दिनों वो नोआखाली की यात्रा पर थे और जो कर रहे थे। वो जो कर रहे थे आज देखने पर तो लगता है कि सचमुच में वो एक असंभव को संभव करके दिखा रहे थे बार बार। एक आदमी जिस क्षेत्र में ऐसा दंगा हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं और अकल्पनीय तरीकों से मारे गए हैं, जला दिए गए हैं, उस गांव में अकेले अकेले पांव पैदल एक आदमी जा रहा है और उसने ये कहा हुआ है कि हमारे साथ वही चलेगा जिसको खुद पर भरोसा हो, बाकी मेरे साथ कोई पुलिस कोई फौज कुछ नहीं। और मिला करके दिखाया उन्होंने तो इसकी जो दैनिक आपने इसमें बहुत डिटेल में लिखी है। आप थोड़ा सा इस चीज़ पर भी बोलें कि लगभग भरोसा नहीं होने वाली चीज़ लगती है कि एक आदमी एक जगह पहुंचता है और वैसे विपदाग्रस्त इलाके में पहुंचता है और उसकी बात मान करके चीज़ें वहाँ बदलती हैं। और वो आप इसके बारे में बताएं। दरअसल गांधी जी जब नोआखाली पहुंचे, उन्होंने सबकी बातें सुनी, देखा, समझा, तो फिर उनको दो तरीके समझ में आया कि दो तरीके से हम काम को कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने बंगाल सरकार के सामने एक ऑप्शन रखा कि मुझे हर गांव में एक हिंदू और एक मुस्लिम व्यक्ति चाहिए जो यह गारंटी ले कि अगर आगे कभी दंगा होता है तो हम दंगा होने नहीं देंगे, और अगर कोई दंगा होता है तो सबसे पहले हमारी जान जाएगी, फिर दंगा होने देंगे। तो ऐसे उन्होंने लोगों के मांग रखी, तो न बंगाल सरकार तैयार हुई, न कोई तैयार हुआ। लोगों को लगा कि क्या पागलपन है। बेसिकली हुआ क्या था दरअसल कि जब वो नोआखाली आ रहे थे उससे पहले मुंबई में भी कुछ दंगे हुए थे, तो वहाँ एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्त दंगे में लोगों को शांत करने की कोशिश में दोनों की हत्या हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। तो इस बात ने उनको बहुत प्रभावित किया था कि एक हिंदू और एक मुसलमान अकेला चाहे तो दंगे को रोक सकते, तो वो कोशिश हुई नहीं। फिर उन्होंने तय किया कि उनकी टोली में जो 20-25 लोग हैं वो एक एक आदमी एक दुभाषी के साथ एक गांव में रहेगा और वहाँ रह के लोगों को बदलने की कोशिश करेगा। तो गांधी जी ने उस वक्त एक गांव अपने लिए चुना
और उस गांव में जाके वो रह गए अकेले और अपने तमाम साथियों को कहा कि तुम लोग निकल जाओ। उनके साथ सिर्फ एक दुभाषिया थे, निर्मल कुमार बोस जो उनके सहयोगी थे, और एक टाइपिस्ट थे। और उन्होंने अपना सारा काम, जो गांधी जी 77 साल के थे और बहुत कमजोर थे, अपना खाना बनाना, खुद खाना, सारा काम दिन का, सुबह से उनकी जो दिनचर्या होती थी, प्रार्थना, सुबह वाली प्रार्थना से लेकर शाम वाली प्रार्थना तक, टहलना, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ उन्होंने अकेले किया उस 1 महीने जो उस गांव में रहे। और वो बहुत दिलचस्प। इसमें एक चीज यह भी दिखाई देती है कि गांधी का एक राजनीतिक रूप भी दिखाई देता है। जैसे नैतिक रूप तो लगभग असंभव व्यक्ति को भी दिखाई देता है। गांधी जी ने ये भी कहा कि किसी भी गाँव में मुसलमानों को बचाने का काम वहाँ के हिंदू करेंगे और हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी मुसलमान लें तो दंगा खत्म हो जाए। और बाद में गांधी जी के जो सबसे चरम है इसमें जी, जो किताब में समझ में आता है, वो 15 अगस्त 1947 का जी दिन है, या उससे पहले का समय है। वो दिल्ली से बिहार होते हुए कलकत्ता जाते हैं, 9 अगस्त को पहुंचते हैं और नोआखली जाने वाले होते हैं। तो कलकत्ता के मुसलमान उन्हें रोक लेते हैं कि आप यही रहिए, नहीं तो हमको लोग हमारी हत्या हो जाएगी। तो उस आदमी ने उनको रोका, वो है शहीद सोहरावर्दी, जो 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन ये उनका जो सबसे बड़ा दंगा है, जिसको कलकत्ता का बूचर कहा जाता है, उस आदमी ने प्रार्थना की। तो गांधी जी ने फिर उनको कहा कि एक ही शर्त पर मैं रुकूंगा कि तुम नोआखली की गारंटी लोगे और तुम मेरे साथ एक घर में अकेले रहोगे। और उस सोहरावर्दी को, ये गांधी जी की बहुत दिलचस्प चीज है कि जो सबसे दंगे का सबसे बड़ा आरोपी था, उसके साथ काम करना उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी पर संदेह नहीं करूंगा, ये मेरे साथ काम करना चाहता है तो मैं इसको मौका दूं। उसके साथ वो रहे वहाँ। और कलकत्ते में सोहरावर्दी ने लोगों से माफी मांगी, उसके कलकत्ते का पूरा माहौल बदल गया और कलकत्ते में उस पूरे पखवाड़े में कोई हत्या नहीं हुई। और उन गांधी जी की सभाओं में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक लोग जुटते थे और बहुत प्रेम का वातावरण जो विकसित हुआ, उसको कहा गया कलकत्ते का चमत्कार। उसकी मतलब जो उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को दिया। उन्होंने कहा कि जब देश बट रहा था तो हमारे पास 2 मोर्चे थे, एक पंजाब का मोर्चा था, एक बंगाल का मोर्चा था। पंजाब के मोर्चे पर हमने 50,000 सिपाहियों की फौज लगाई थी, लेकिन हम वहाँ दंगे को नहीं रोक पाए और हजारों लोग मरे और लाखों विस्थापित हुए। लेकिन बंगाल के मोर्चे पर हमारे पास एक अकेला निहत्था कमजोर बूढ़ा था और उसने पूरे बंगाल के मोर्चे पर जरा भी कुछ नहीं दी, 1 मैन आर्मी। और दिलचस्प ये है कि ये तो सब जानते हैं कि बाद में जब गांधी जी ने वहाँ उपवास किया तो दंगाई इतने उदास हुए कि दंगाइयों ने, एक जो दंगाइयों का सबसे बड़ा सरदार था, 1 ट्रक हथियार लाकर गांधी जी के चरणों पर गिरा दिया और माफी मांगी। तो ऐसे चीज हम लोग आज कल्पना नहीं करते। इस किताब में एक और दिलचस्प चीज है, मैं किताब के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें किसी भी तरह लोगों के पास जानकारियां हैं, लेकिन ये चीजें पता नहीं क्यों सब लोग इससे वाकिफ शायद ना हो। निर्मल कुमार बोस, गांधी जी की एक इतनी बड़ी छवि हमारे सामने है। उस छवि के नीचे गांधी जी के करीब के लोग जो उनसे असहमतियां भी रखते थे और उनके बड़प्पन को मानते भी थे। एक प्रसंग इसमें निर्मल जी का है, निर्मल कुमार बोस का, जिनको गांधी जी से कई चीजों पर असहमति भी होती थी, लेकिन वो उनके सचिव की तरह काम भी कर रहे थे। निर्मल कुमार बोस का जो परिचय है वो गांधीवादी नेतृत्व शास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में रहा है। गांधी जी के एक तरह से बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन गांधी जी ने जब उनको कहा कि नोआखली में तुम्हें मेरे साथ दुभाषी के रूप में रहना है, तो उन्होंने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रार्थनाओं में कोई भरोसा नहीं है, आप मुझे प्रार्थना करने कहेंगे तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा और मैं आपके साथ रहूँगा। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, तुम मौन रहना, तो प्रार्थना नहीं करना। तो लेकिन ये है कि निर्मल कुमार बोस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि हालांकि गांधी जी ने शुरुआत से कहा, वो जो पूरा दौर है उसमें एक दौर ये भी है कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए और ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। गांधी जी ने शुरुआत से उसमें लिखा भी। तो निर्मल कुमार बोस वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर
बहुत ही ईमानदारी से गांधी जी से सवाल भी किए और लिखा भी। वो निर्मल कुमार बोस की बड़ी ये ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो इस किताब से जाहिर होंगी जो पढ़ेंगे उनके सामने, और मैं अनुरोध करूंगा कि पढ़ना चाहिए सबको। जी। मैं ये पूछ रहा था कि आखिरकार आपको ये ख्याल क्यों आया कि गांधी के इस दौर के बारे में हमको अलग से लिखना है? ख्याल तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये गांधी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, और इतने गांधी जी को लेकर बहुत सारे विवाद रहे हैं, लेकिन इस पूरे दौर में जो उनका काम है वो निर्विवाद है, क्योंकि उसकी परिणति उन्होंने जान देकर की। और दिलचस्प है कि इस पूरी किताब में शुरुआत से आपको मिलेगा कि पहले दिन से वो कहते हैं कि मैं या तो इसको रोकूंगा या अपनी जान दूंगा, और उनका पूरा भरोसा था कि मैं जान दूंगा तो देश में दंगे रुक जाएंगे, और उनकी इस जान देने के बाद देश में दंगे रुक गए। तो उनके 3 जो हथियार थे, पहला था प्रेम, दूसरा था संवाद। इस पूरी किताब में मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग और रजाकार लोगों से जितनी बातचीत गांधी जी की है वो कहीं मतलब कांग्रेस के लोगों से उतनी बातचीत नहीं है। तो जिनसे उनको दिक्कत थी उनसे संवाद कभी नहीं छोड़ा, और वो भी उनसे संवाद करने आते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारी बात मान लीजिए। और मतलब ये बहुत दिलचस्प है कि जब कलकत्ता में मुसलमानों को परेशानी होने लगी तो मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि आप रुक जाइए, और इस तरह के रिक्वेस्ट कांग्रेस के नेता कभी जिन्ना से करते हुए नहीं नजर आते हैं। जो जिन्ना कहते थे कि गांधी एक हिंदुओं के नेता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस समय कहते थे गांधी हिंदुओं के नेता है और हम ये कि जिन्ना मुसलमानों के, लेकिन गांधी जी को मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि आप तो सबके हैं। तो गांधी जी ने संवाद नहीं छोड़ा, प्रेम से काम लिया, और उन्होंने आखिरी हथियार अपनाया शहादत। ये 3 चीजें जो है प्रेम, संवाद और शहादत, वो उस समय उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि आज या कभी भी इस देश में जब नफरत का माहौल हो, लोग एक दूसरे से नफरत करते हो, तो गांधी जी के टिप्स को भी देखना चाहिए, गांधी जी के पास क्या रास्ता था। तो मुझे लगता है कि ये आज की एक किताब है, ये ऐसा नहीं, ये 47 किताब है, ये आज की भी किताब है। आज हमारे मन में अपने किसी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत है, उसको पढ़ के देखना चाहिए कि क्यों नफरत है। तो मेरे लिए ये इतिहास की किताब से ज्यादा मेडिकल की आप अपने मन के जहर को कैसे निकाल सकते हैं, तो गांधी जी का फार्मूला है। आप कुछ पढ़ना चाहिए। अगर मुझे क्षमा करेंगे, मुझे लग रहा था कि आप इस किताब को सार्थक सामयिक इसलिए भी समझते हैं कि गांधी जी को कुछ देर के लिए इस किताब से अलग। मैंने यहाँ लिखा पहली बार इस किताब में ऐसे ही खोला, उस बंदे में है आज़ादी, बंटवारा और सत्ता के सवाल। मुझे लगता है कि ये 3 शब्द जिस चीज़ों की बात कर रहे थे आप, इसमें गांधी को निकाल भी नहीं। तो आज देश में सवाल आज़ादी का है, इसकी आज़ादी, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आज़ादी, जीते एक गरिमा मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने की आज़ादी, बंटवारा, ये देश का बंटवारा ही नहीं है। आज हम उस देश में रहेंगे, हम पर बटे हुए हैं। जो वो बट रहा है वो शायद भौगोलिक बंटवारे से कहीं अधिक खतरनाक है। तीसरा है सत्ता के सवाल। तो क्या ये सत्ता के सवाल सिर्फ 47 में थे कि कौन सत्ता ग्रहण करेगा, या आज जो सत्तारूढ़ है वो अनिश्चित काल तक अब सत्तारूढ़ रहेगी, वो सत्ता के सवाल क्या आज गैरमानी हो गए हैं। मेरे लिए इस किताब की सबसे बड़ी सार्थकता विष्णु जी ने जो कृपा की है कि गांधी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊँ, बस काफी देश भूल भी चुका है, अब तो एक से अधिक गांधी है, एक से अधिक गांधी भी है, मगर मुझे लगता है आज़ादी, बंटवारा और सत्ता के सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक और हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है जितना भाई। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व मित्र जी को बधाई देना चाहूँगा, और मुझे इसे भी बधाई देनी चाहिए, बल्कि मुझे गर्व है क्योंकि ये मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, इन्हें 2 साल पढ़ाया तो इस नाते मुझे बड़ी बहुत ही खुशी हुई कि आज हम लोग
20-22 साल के बाद मिल रहे हैं। ऐसे मिले तो बीच में भी थे देहरादून में, लेकिन इस ग्रुप में आज पहली बार तो एक बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत ही आगे एक नया रूप दिखाई दिया। उस समय हुई वो मुझे सब याद है तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको अब थोड़ा सा जैसे कि मैं कुछ समय पहले मैंने 5 महीने पहले ओबामा के आत्मकथा पढ़ रहा और उन्होंने एक जगह बहुत अच्छी बात गांधी जी को लेकर बताई। उन्होंने पूरी विश्व के संकट को, उसके युद्ध की जो संभावना है उसको सामने रखा, इजराइल के और फिलिस्तीन की चीनों को सामने रखा, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है इसको भी सामने रखा। फिर हमको वो कहते हैं कि आज हम इस ऐसे दौर में हैं कि हम शांति के लिए किससे कहें। काश कि इस समय महात्मा गांधी होते तो मैं उनसे कहता कि इस युद्ध को रोको। अब मैं आपका इस दौर में इस किताब का आने का कई अर्थ है, बच्ची तरफ इशारा और इसने किया क्योंकि किताब ठीक है 48 तक खींच लीजिए 30 जनवरी 1994 से, लेकिन इस दौर में फिर से क्योंकि सवाल गांधी जी पुनर्जीवित हो चुके हैं। गांधी की क्या प्रासंगिकता 21वीं सदी में है या नहीं। जब वो एक AI का जमाना है, हाई कॉर्पोरेट यानी कॉर्पोरेट तो चाहती है कि एडिशनल स्टेट को रिप्लेस कर दिया जाए, तो ज्यादा वर्ष से अच्छे ढंग ऐसे और इस समय चारों तरफ नफरत और परस्पर शक, अविश्वास, यानी जितना इसका क्लाइमेक्स हो सकता है उस पर हम लोग बात करते हैं। ऐसे में अगर कोई है, यानी वो किताबें मैंने अभी 5-6 साल में खत्म की, एक ओबामा की और फिर से मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मैंने पढ़ी। उसने तो भाई ने किंग ने को हर 4-5वें पेज पर गांधी को याद किया। इतना ही नहीं, आप ताजुब करेंगे उसके ड्राइंग रूम में, उसके डाइनिंग रूम में सब जगह गांधी के चित्र। अब जब क्योंकि हाँ भी हमारे परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गांधी 1982 के में जो पिक्चर आई थी महात्मा, उसके बाद जानना शुरू किया। तो मार्टिन लूथर किंग को भैया 1968 में उनका ध्यान तो हत्या कर दी गई, उससे पहले वो 50 से लगातार आ रहे। तो हम ऐसे दौर में आपने गांधी जी पे लिखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं अब आपसे एक लेखक की, आप इसके लेखक हैं, मैं अब आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, इस समय गांधी जी होते तो क्या करते? वही सर, यही सवाल पिछले दिनों नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में भी गांधी जी अगर होते तो एक ही काम करते, संवाद करते। वो उनका सबसे बड़ा हथियार संवाद था, वो बातचीत जरूर करते थे। आखिरी दिनों में भी इन्होंने, जब बंटवारा तय हो गया था, तो इन्होंने जिन्ना से मुलाकात का समय मांगा और जिन्ना से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने संवाद कभी खत्म नहीं किया। तो वो संवाद करते, हर किसी से संवाद करते, मिलते जुलते। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार संवाद ही था, मुझे लगता है संवाद ही करते। आमतौर पर गांधी की एक रूप को हमको कई बार थोड़ा सा हाशिए पर फेंक देते हैं, वो एक प्रतिरोध। मैंने कुछ 3-4 साल पहले गांधी मर्ग में एक लेख लिखा था, गांधी, मार्क्स और अम्बेडकर। ये तीनों प्रतिरोध के पुंज थे, अगर उसको सही ढंग से देखा जाए। आज जरूरत है कि गांधी ने ये जरूर है कि अहिंसा का, लेकिन ये नहीं कहा कि अहिंसा में जो वो है प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को नई ढंग से इंटरप्रेट करने की इस समय आवश्यकता है। क्योंकि जब चारों तरफ घृणा का
माहौल है, विश्वास का माहौल है, शांति है, ऐसे में हम गाते हैं। मैं तो अपने मानती करता हूँ, हालांकि जमाने में मैं नहीं मानता था, जानते हैं सबको, तो हमने फिर से डिस्कवर किया। इस समय बाकी दुनिया को अगर कोई बचाना है, एक भरोसेमंद शस्त्र है, और वो है गांधी। क्योंकि इसी बात है कि अब हम लोग वहां से नहीं निकाल सकते। स्टेट जितना पावरफुल है, ऐसे उस स्टेट से मुकाबला करने के लिए गांधी एक ऐसा शस्त्र है अछूत, इसके सामने स्टेट या कितना भी बलशाली हो, कभी कभी तो झुकना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता। ऐसा है किसान आंदोलन का, अब उसको नई ढंग से, तो इस नाते मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और अच्छा है कि हम लोग इसी में हो गए, हस्ताक्षर भी हो रहे हैं, कम से कम आप लोग आगे नई ढंग से एक रोशनी या कहेंगे सेंसिटाइज करके गांधी को लेकर के, तो ठीक है, आज नहीं तो कल बदलेगा, निजाम को वो बनाने ये हमेशा सामने नहीं गया। अमर अमर क्या अमर है, मोरा मन जाने अमर मोरी आया, बड़ा अच्छा गाया। ठीक है, बहुत फिर से बधाई। एक प्रसंग छूट गया, बहुत कम उस पर बातचीत होती है। जब गांधी जी की हत्या हो गई, नाथूराम गोडसे पकड़े गए और उनको फांसी वासी सब हो गई, फांसी होना था, तब गांधी जी के बड़े पुत्र रामचंद्र गांधी और विनोबा भावे, इन दोनों ने नाथूराम गोडसे को एक पत्र लिखे और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोगों को पत्र लिखे कि एक तो उन्होंने ये पत्र लिखा कि इनको फांसी नहीं दी जाए, चाहे तो इनको अंडमान निकोबार में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, फांसी नहीं दी जाए। क्योंकि ये सिर्फ नाथूराम गोडसे का सवाल नहीं है, नाथूराम गोडसे उन तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनके मन में ऐसी फीलिंग है कि गांधी जी हिंदुओं का पक्ष ले रहे थे, या 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को क्यों दिए, या और मस्जिदों को क्यों खाली कराया। तो वो तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व, और जो भी ये भी सोच रहे थे कि अगर देश बट गया है तो मुसलमानों की यहाँ क्या जरूरत है। तो ऐसे तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अकेले नहीं है, इनको फांसी देने से खत्म नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जेल में जाके हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, रामचंद्र गांधी और विनोबा भावे, ये हम बातचीत करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं और उनको समझाना चाहते हैं। क्योंकि वो अगर समझ जाएंगे कि उन्होंने जो किया वो निरर्थक था, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग और समझ जाए। लेकिन उस वक्त पटेल ने भी मना कर दिया, नेहरू ने भी मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो सही हुआ या गलत हुआ ये भी सोचने की बात है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। धन्यवाद। किताब देखेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। अब ये सत्र हम लोग समाप्त करें।